जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें आज हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के कंप्लीट फार्मूले समझने वाले हैं। चाहे आप स्टेट लेवल की या सेंटर लेवल की कोई सी भी एग्ज़ाम दे दोगे जिसमें क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज़ होंगे तो उन कंप्लीट फार्मूले को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कम से कम समय में हम पूरे फार्मूले समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, 2D और 3D। 2D पोर्शन और 3D पोर्शन। टू डी में वो एक आकृति आएगी जिसकी दो विमाएं होती है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक पेज अगर आप देखोगे तो ये 2D में होगा, जिसमें क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है। क्या है इसमें? लेंथ है और ब्रेड्थ है। इसकी कोई हाइट नहीं है, मोटाई नहीं है, तो ये एक 2D फिगर है। और अगर हम बात करें इस बॉक्स की, तो इसमें देखो आप, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, तो इसको हम 3D में लेंगे। वैसे ही सिलेंडर भी क्या हो जाएगा, 3D में। जैसे इस बोतल का अगर हम शेप देखें तो एक ये क्या है, बेलन है, ये 3D में है ना। इसका क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो समझते हैं 2D में हम कौन कौन सी आकृति पढ़ने वाले हैं और 3D में कौन कौन सी पढ़ेंगे। तो पहले 2D की आकृति समझते हैं। 2D के अंदर हम त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के सभी प्रकार, और वैसे ही सर्कल पढ़ना है इसमें, तो सर्कल, वृत्त, और इसके बाद अगर हम देखें तो बहुभुज। ये सभी आकृति किस में पढ़ने वाले हैं, 2D में। इसके बाद अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हम पढ़ेंगे प्रिज्म, पिरामिड, घन, घनाभ, ये घन हो जाएगा जिसको क्यूब बोलते हैं, और क्यूबॉइड। वैसे ही बेलन, जिसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिलेंडर। ये पिरामिड, स्फेयर, हेमीस्फेयर, ये सभी आकृतियां किस में पढ़नी है, 3D में। तो करते हैं हम स्टार्ट 2D से। तो 2D में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है नाम इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के भुजा के आधार पर होते हैं और 3 प्रकार के कोण के आधार पर होते हैं। एक होगा कौन सा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा कौन सा त्रिभुज होना है यहाँ पे, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 6 प्रकार के हैं। तो इनमें मेंसुरेशन में हमें कौन कौन से फार्मूले समझने हैं, कौन कौन से फार्मूले याद रखने हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज के फार्मूले।
समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, सभी भुजाएं बराबर हो और साथ में सभी कोण भी बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी इसके बराबर ही होंगे, अगर वे यहाँ समबाहु त्रिभुज है तो। इसका फार्मूला याद रखना आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। कंप्लीट फार्मूले रहेंगे, एक भी सिंगल सवाल ऐसा नहीं जाएगा जो कि इस आज की थ्योरी से बाहर जाएंगे, है ना। अगर ये सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप प्रत्येक सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास मेंसुरेशन की फार्मूले की रहेगी, पूरे फार्मूले ही समझने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास से मैं इसके आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सारे फार्मूले आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका परिमाप की, तो परिमाप का फार्मूला होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, या फिर परिधि बोले तो 3a, तीनों भुजाओं का योग। अगर इसकी भुजा को हम क्या ले लें, a, तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई का फार्मूला होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट h से दर्शाते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू में a, ये इसकी ऊंचाई का फार्मूला होगा। और यहाँ पे एक फार्मूला ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज के अंदर, अगर त्रिभुज समबाहु है तो इसके अंदर अगर हम एक वृत्त रखें, एक सर्कल रखें, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, याद रखना, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इंटीरियर सर्कल, r बराबर a/2√3। इसकी भुजा को, त्रिभुज की भुजा को अगर हम √2√3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी रेडियस का मान आ जाएगा। अब अगर हम इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो बाह्यवृत्त है इसकी रेडियस क्या होगी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी कैपिटल R बराबर a/√3। तो ये याद रखने हैं। कितने फार्मूले हो गए इसके, 5। एक तो क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, परिमाप क्या हो जाएगा 3a, ऊंचाई होगी इसकी √3/2 इंटू में a, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या याद रखोगे, a/2√3। बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर a/√3। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा अगर हमें दी हो अलग अलग ए बी सी, इस भुजा को मान लीजिए ए दी है, ये बी और ये सी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला लगेगा, हीरोन का फार्मूला, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये एस क्या है यहाँ पे, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो पहले परिमाप निकालेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो उसका योग क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का हम योग करेंगे। और अर्ध परिमाप जो ये एस कैसे निकालेंगे हम, अर्ध परिमाप बराबर एस से डिनोट करेंगे इसको हम सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल देंगे, अगर तीनों भुजाएं हमें दी हो अलग अलग तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम एक ऐसा त्रिभुज जिसकी हमें क्या दे, आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। कोई सा भी त्रिभुज हो, जैसे ये इसका आधार है और ऊंचाई यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत, ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी, यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल है तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जिसका आधार दे और ऊंचाई दे। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे हम क्षेत्रफल के लिए,
1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब अगर बात करें हम समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज पता हो तो इसमें हमें एक थ्योरम याद रखनी है, ABC। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने तो इसमें थ्योरम क्या याद रखोगे, बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग बराबर क्या याद रखोगे, AB का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बेस BC का स्क्वायर। ये थ्योरम याद रखनी है जिसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जैसे अगर आपको ये भुजा पता हो कितनी, ये दे 10 और ये दे 8, तो इसको हम कैसे निकालेंगे इस थ्योरम में, इसमें मान रखेंगे AC का मान कितना रखेंगे, 10 का वर्ग होगा बराबर AB का मान हमें ज्ञात करना है प्लस BC का मान कितना दिया 8, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, AB का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग कितना होगा 64, ये 64 इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 36, स्क्वायर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे करनी लगेगी, तो AB बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये इसका मान आ जाएगा। और ध्यान रखना इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इसका ये रहेगा 8 और जो लंब होगा परपेंडिकुलर इसको ही हम हाइट बोलेंगे क्योंकि ये लंबवत है यहाँ पे, तो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, इंटू में 6, तो कितना हो जाएगा 2 चुक 8, 6 चुक 24, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ध्यान रखना अगर समकोण त्रिभुज है, अगर उसका लंब और आधार देते हमें तो डायरेक्ट 1/2 ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार रखेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा इस फार्मूले से। और कर्ण दे और इन दोनों में से एक भुजा दे तो हम दूसरी भुजा इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे इसकी और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए भी आपको यही क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जो उसकी ऊंचाई होगी वो उसका लंब होगा वही होगी। ठीक है, तो इतने फार्मूले आपको ये त्रिभुज के बारे में याद रखने हैं जो आज की क्लास में मैंने ये बताए हैं। अब देखते हैं हम चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार? एक वर्ग होता है, तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में देखते हैं। क्या होता है वर्ग? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं के बराबर हो। ये एक चतुर्भुज है और इसको हम वर्ग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी अगर चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक भुजा अगर इक्वल है इसकी और प्रत्येक कोण भी बराबर बराबर है 90-90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे वर्ग, स्क्वायर। तो इसके बारे में आपको कौन कौन से फार्मूले याद रखने हैं इसके? तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का, ये होता है a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और एक और फार्मूला याद रखना है क्षेत्रफल का, ये विकर्ण रहेगी इसकी डायगोनल, तो विकर्ण के स्क्वायर को 2 से भाग देंगे तो भी इसका क्या जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल के 2 फार्मूले हो गए इसके वर्ग के। और इसके बाद इसका परिमाप अगर हम निकालें तो परिमाप के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर के लिए चारों भुजाओं का योग कितना होगा? 4a। और विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो d का वर्ग, ये विकर्ण है, बराबर ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर करनी लग जाएगी, रूट में 2a का स्क्वायर, एक पे स्क्वायर है करनी के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो a√2। ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? इसकी विकर्ण की लंबाई। तो कितने फार्मूले हो गए? 1 2 3 और ये 4 फार्मूले ये हो गए। और यहाँ पे ध्यान रखना एक बात आप वर्ग में, कि अगर कोई वृत्त वर्ग के अंदर बनता हो, कोई सर्कल अगर किसके अंदर बने? वर्ग के अंदर, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी, इसकी भुजा क्या है? वर्ग की भुजा अगर a है तो इसकी जो रेडियस होगी इसकी भुजा की आधी होगी। ये बात ध्यान रखना है। क्या हो जाएगी? ये जो वृत्त अगर इसके अंदर बना है वर्ग के, तो उसकी त्रिज्या भुजा की आधी होगी। और अगर सर्कल वर्ग के बाहर बना है, मतलब सर्कल के अंदर अगर वर्ग है, तो यहां पे ध्यान रखना इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो वर्ग होगी, वर्ग की विकर्ण जो होगी, उस विकर्ण की आधी इसकी रेडियस हो जाएगी। r बराबर
d/2, ये ध्यान रखना है। दो बात, अगर वृत्त वर्ग के अंदर है तो उसकी भुजा की आधी उसकी त्रिज्या होगी वृत्त की, और अगर वर्ग के बाहर वृत्त है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस वर्ग के विकर्ण की आधी। ये बात ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन आएंगे इन पे। तो ये हो गए वर्ग के बारे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक चतुर्भुज के प्रकार है। किसे बोलेंगे हम रेक्टेंगल? आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड समांतर और बराबर होने चाहिए, और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, आयत। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये इसकी लंबाई रहेगी और ये चौड़ाई रहेगी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा इसका? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और इसकी विकर्ण अगर हम निकालें तो इसकी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? d बराबर, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब ध्यान देना, अगर किसी आयत के अंदर हम क्या बना दें, एक वर्ग बना दें, सॉरी वृत्त बना दें, तो इस वृत्त की जो रेडियस होगी इसकी ब्रेड्थ की आधी होगी। जो इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी वृत्त की, वो आयत की चौड़ाई की आधी होगी। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें फार्मूला याद रखना आपको कि यदि किसी आयत में, ये आयत है मान लीजिए, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसके अंदर अगर लंबाई के समांतर एक रास्ता बना दिया जाए तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये वाला एरिया ध्यान रखना, लंबाई के समांतर अगर एक रास्ता बना है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, रास्ते की जो चौड़ाई होगी d नाम दे देते हैं उसको हम, तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई लेंथ इनटू रास्ते की चौड़ाई जो होगी d, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ये रास्ता जो बना है ये चौड़ाई के समांतर बने, जैसे ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, और रास्ता बना है एक इसमें मध्य में चौड़ाई के समांतर, जिसकी चौड़ाई हमने क्या ले ली है? d। तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू ब्रेड्थ इनटू रास्ते की चौड़ाई d। ये बात याद रखनी है। और भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि यदि कोई एक आयताकार पार्क हमें दे जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी है, और इसके बाहर की ओर, इसके बाहर की ओर चारों तरफ रास्ता कहां पे होना चाहिए? बाहर की ओर, d मीटर चौड़ा, तो d इधर d इधर, ये तो d इधर भी प्लस होना है, बाद में d इधर भी। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या याद रखना है आपको? इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं कैसे आया है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये सारे फार्मूले प्रूफ भी करने हैं तो इसके लिए मैंने मेंसुरेशन के कंप्लीट 32 वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें हर एक फार्मूले का प्रूफ दे रखा है, और इसी में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पर आज की क्लास में मैं सारे फार्मूले एक ही घंटे में करवाने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए आपको ये सिर्फ नोट करने हैं फार्मूले। तो इस रास्ते, अगर चारों तरफ आयत के बाहर की तरफ चारों तरफ रास्ता है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू 2d ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस 2d। ये फार्मूला याद रखना है। और ध्यान रखना, अगर ये रास्ता अंदर की तरफ है, ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेड्थ है। अब इसी में अगर रास्ता अंदर की तरफ बना है
तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको याद रखना है फार्मूला, रास्ता अंदर है तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू 2d ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस 2d, ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे d क्या है? रास्ते की चौड़ाई, जो कि हमें प्रश्न में देके रखेंगे। अब एक और यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई आयताकार पार्क है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ के समांतर मध्य में से समकोण पर काटते हुए एक d मीटर चौड़ा रास्ता निकले, ये वाला, और वैसे ही इस तरह से, तो इस पूरे रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो वो क्षेत्रफल क्या होगा? उसके लिए फार्मूला याद रखना है आपको, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू d ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस d। ये फार्मूला आपको इसमें याद रखना है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब आपको एक आयताकार पार्क के मध्य में समकोण पर काटते हुए दो रास्ते निकले तो उसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? d ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस डी। इससे हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो इतने फार्मूले आपको आयत में याद रखने हैं। देखो कौन कौन से हो गए, कितने हो गए हैं? एक तो क्या है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, परिमाप कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विकर्ण अंडरवुड में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और अगर इसमें आयत के अंदर एक वृत्त बने तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर उसकी चौड़ाई की आधी। और अगर लंबाई के समांतर रास्ता बने तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू, ये क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, रास्ते की चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर चौड़ाई के समांतर बने तो उसकी चौड़ाई जो है ब्रेड्थ, उसमें रास्ते की चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर रास्ता एक आयताकार पार्क के बाहर की ओर बने d मीटर चौड़ा रास्ता तो उसका क्षेत्रफल होगा 2d ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस 2d। और अगर अंदर की तरफ बने तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस इसमें। और अगर ये एक आयताकार पार्क के मध्य में समकोण पर काटते हुए दो रास्ते बने तो उसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? d ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अभी दो चतुर्भुज हुए हमारे, वर्ग और आयत। अब देखेंगे हम सम चतुर्भुज, समबाहु सम चतुर्भुज, जिसको रोम्बस बोलते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर हो, परंतु जरूरी नहीं कि चारों कोण बराबर हो। चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? उसकी बराबर बराबर। तो इसको हम एक समबाहु चतुर्भुज बोलेंगे। और इसकी विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होगी, d1 अलग होगी, d2 अलग होगी। बाकी आयत और वर्ग की विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दोनों जो विकर्ण होगी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी और एक दूसरे को बराबर भाग में बांटेगी। जैसे ये वाली विकर्ण इसको दो बराबर भाग में बांट देगी, और वैसे ही ये वाली विकर्ण जो होगी ये वाली इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगी। ये याद रखना है। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, ये याद रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको एक भुजा का मान दे दे और इससे लंबवत दूरी दे दे आपको दूसरी भुजा पर, ये परपेंडिकुलर डला हो यहाँ से, ये अगर आपको दे दे यहाँ पे, तो क्या करेंगे? ये a इंटू में h, एक और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है इसका? a इंटू में h करेंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो दो फार्मूले इसके ये क्षेत्रफल के याद रखने हैं। a क्या है यहाँ पे? भुजा, और उस भुजा से जो लंबवत एक परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड डला हो दूसरी साइड पे, तो उससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा? a इंटू h। इसका परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप क्या होने वाला है? चारों भुजाओं का योग कितना होगा? जो कि 4a। और यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है, d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग बराबर
4a का स्क्वायर। अगर हमें दो विकर्ण की लंबाई दे दे तो यहाँ से हम उसकी भुजा निकाल पाएंगे, या फिर आपको एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई दे तो दूसरी विकर्ण निकाल पाएंगे, और फिर हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये चार फार्मूले आपको समचतुर्भुज के बारे में याद रखना है। 1/2 d1 इंटू d2 और a इंटू h, और क्या है 4a d, परिमाप है ये 4a, फिर क्या याद रखना है, एक रिलेशन d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग बराबर 4a का वर्ग। अब देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड समांतर हो और बराबर हो, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ये अगर इस भुजा की लंबाई a है, इसकी b है, तो ये बड़ा सामने वाली भी a होगी और ये इधर वाली भी क्या होगी, a होगी। और यहाँ पे इसकी ये विकर्ण होगी d1, दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी, पर यहाँ पे ये 90 डिग्री पर नहीं काटेगी एक दूसरे को, d1 d2। इसके क्षेत्रफल का फार्मूले के लिए क्या याद रखना अपने को, यहाँ पे अगर अपने को इसकी ऊंचाई पता हो, ये एक भुजा का मान पता हो और उस पर एक हाइट पता हो इसकी ऊंचाई h, इसको h1 नाम दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये क्षेत्रफल का फार्मूला इसका एक a इंटू में h1। अगर इधर वाली भुजा पे ऐसे ही अपने को पता हो, यहाँ से ऊंचाई पता हो इसकी, यहां से सामने वाली भुजा पे अगर हम डाल दें लंब, ये जिसको हम h2 नाम दे देते हैं, तो यहां से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, b इंटू h, h2 नाम दे देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा bh2। तो ये क्षेत्र, इससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम बराबर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, क्योंकि दोनों से इसी का क्षेत्रफल आएगा। AH1 बराबर, ये रिलेशन याद रखना है, AH1 बराबर BH2। और एक और यहाँ पे रिलेशन आपको याद रखना है, क्या है वो, a का वर्ग प्लस d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये आपको रिलेशन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक विकर्ण की लंबाई दे दे और इसकी दो भुजा की लंबाई दे दे, तो हम दूसरी विकर्ण इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला और है इसके क्षेत्रफल का, जो कि आप याद रख सकते हो। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर आपको इसके विकर्ण की लंबाई पता हो, दो विकर्ण पता हो, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, एक बटा दो नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या d1 इंटू d2 और साइन थीटा। तो इससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे, किसका, एक समांतर चतुर्भुज का। ये इतने रिलेशन इसके याद रखने हैं फार्मूले, एक तो ये याद रखना है। और परिमाप की अगर हम बात करें, तो परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ें, परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस b, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। अब देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज, तो यह कैसा होता है, यह एक समलंब चतुर्भुज है। इस भुजा को अगर हम नाम दे a, इसको नाम दे b, और इनके बीच की दूरी क्या हो अगर h, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में दोनों समांतर भुजाओं का योग
इनटू में उनके बीच की दूरी h। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसे? चार भुजाओं में से कोई सी भी दो भुजा समांतर होना चाहिए, एक पेयर इसमें पैरेलल होना चाहिए, तो हम उसे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। इसका फार्मूला याद रखना आपको। एक फार्मूला क्या है? दोनों समांतर भुजाओं का योग, ये 1/2 इंटू में दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू में इनके बीच की दूरी h। इससे आप इसका क्या निकाल पाओगे? क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला इसके बारे में याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे क्या? सर्कल। हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं 5, वर्ग के बारे में आयत, आयत के बाद हमने देखा समचतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज, अब ट्रिपेजियम देखा। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या? सर्कल, वृत्त। तो समझते हैं हम सर्कल के बारे में और कौन कौन से फार्मूले इसके याद रखने हैं। ध्यान से समझना। ये क्या है? एक सर्कल। इसको हम बोलते हैं इसकी परिधि, जो आसपास की ये लंबाई होगी, सरकमफेरेंस। ये होगा इसका सेंटर, केंद्र, और सेंटर से परिधि की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस, और रेडियस की डबल क्या हो जाएगी? त्रिज्या की डबल व्यास, जिसको हम बोलेंगे डायामीटर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। और समझो यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे केंद्र O, इससे जो दो रेडियस के द्वारा छायांकित भाग होगा ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसे हम? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्यखंड होंगे, ये लघु त्रिज्यखंड होगा और ये जो बच गया ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब बाकी का दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये कहलाती है इसकी जीवा, और जीवा द्वारा ये जो छायांकित भाग है इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ये बाकी का शेष भाग जो बचा है अब ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से फार्मूले हमें याद रखने हैं वृत्त में। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये रेडियस होगी इसकी, ये परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। फिर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चाप की लंबाई, चाप कौन सा होगा? ये आर्क। वृत्त के चाप की लंबाई का फार्मूला होगा थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब अगर हम बात करें अर्धवृत्त की, हाफ सेमी सर्कल जो होगा, हाफ सर्कल, तो ये इसकी रेडियस होगी इतनी और ये व्यास, डायमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या याद रखना आपको? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर याद रखोगे 1/2 वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करना है बस, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि
इसका फार्मूला याद रखना आपको 36r/7। अब ये आया कहाँ से है, ये देखो 36r/7, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक को अगर हम देखें कंप्लीट 2πr होती है, तो इतनी कितनी हो जाएगी πr, आधी उसकी। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर इसको जोड़े तो 2r हो जाएगा। ये इसको सोल्व करके ये लिखा है, तो पाई को क्या लिखेंगे हम, 22/7 इंटू में r प्लस 2r, 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा 36r/7। तो इससे अर्धवृत्त की क्या निकल जाएगी, परिधि निकल जाएगी। इतने फार्मूले आपको याद रखना है और एक टेबल याद करना है इसमें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। टेबल क्या याद रखनी है, समझो ध्यान से। त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। अगर वृत्त की त्रिज्या हमें पता हो 3.5 हो या फिर 7/2, बात एक ही है, तो परिधि इसकी कितनी आएगी 22 और क्षेत्रफल आएगा इसका 77/2 या फिर 38.5। और अगर त्रिज्या कितनी हुई 7, तो परिधि आनी है इसकी 44 और क्षेत्रफल कितना आएगा 154। और अगर त्रिज्या इसकी कितनी हो गई 14, 7 के मल्टीपल में चलेगी, तो इसकी परिधि हो जाएगी यहाँ पे 88 और क्षेत्रफल हो जाएगा 616। और अगर त्रिज्या 21 हो गई तो परिधि हो जाएगी 132 और क्षेत्रफल हो जाएगा 1386। त्रिज्या अगर इसकी 28 हो गई तो परिधि हो जाएगी 176 और क्षेत्रफल हो जाएगा 2464। और अगर त्रिज्या कितनी हो गई इसकी 35, तो परिधि हो जाएगी 220 और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हम निकाल लेते हैं, πr²। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, r की जगह पे क्या रखेंगे हम 35, तो 35 इंटू 35 गुना कर लेंगे इसका, 7×5 35, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 22 में करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 110 और इंटू में कितना है 35, तो 1 0 तो लगाएंगे, 11×5 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, तो क्या आ जाएगा 3850। तो ये टेबल आप याद कर लोगे तो इतनी आसानी रहेगी। जैसे ही आपको त्रिज्या पता हो 35, तो परिधि कितनी हो जाएगी 222। अब इसके साथ यूनिट, अगर सेंटीमीटर में है तो ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट का वर्ग करना है, तो ये टेबल आप याद कर सकते हो। ये हो गया हमारा सर्कल के पोर्शन के इतने फार्मूले इसमें आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम बहुभुज। तो बहुभुज कहते किसे हैं, पॉलीगन। बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का जो योग निकालना है उसके लिए एक फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला क्या याद रखोगे, समबाहुभुज के, समबाहुभुज मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे रेगुलर पॉलीगन के बनेंगे, समबाहुभुज के जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगी बराबर, और प्रत्येक भुजा अगर बराबर है तो उसके प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग
के लिए एक फार्मूला याद रखना है आपको, क्या, n-2 इंटू में 180। अब n क्या है यहाँ पे, जहां n इक्वल टू क्या होगा, भुजा की संख्या या कोनों की संख्या बराबर होगी, भुजा की संख्या, नंबर ऑफ साइड। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे, जैसे कि कोई सा भी बहुभुज है उसके हमें सभी कोनों का योग निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमें पंचभुज के पांचों कोनों का योग निकालना है, तो इनकी जगह पे रख देंगे 5, 5 माइनस 2 इंटू में क्या करेंगे 180। तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और 180 का गुना करेंगे 18 या 54, 540 आ जाएगा। ठीक है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू में कितना रखेंगे 180, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेंगे, 1 में 180 का गुना करेंगे क्या आएगा 180। तो इस फार्मूले से आप किसी भी अंतः कोनों के योग निकाल सकते हो। अब यहां से अगर हमें एक कोण का मान निकालना है तो n से भुजा की संख्या से भाग दे देंगे इस फार्मूले को। तो क्या लिखेंगे, दूसरा फार्मूला, समबाहुभुज के प्रत्येक, समबाहुभुज के प्रत्येक मतलब एक कोण, प्रत्येक कोण का मान कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू में 180 और बटे में भुजाओं की संख्या, इससे भाग दे देंगे कितने, जितनी भुजा होगी उससे, तो उसका एक कोण का मान आ जाएगा। अगला फार्मूला यहां पे याद रखना आपको, तीसरा, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा ऑलवेज टाइम कितना होता है 360 डिग्री रहेगा। और समबाहुभुज के एक कोण का मान, बाह्य कोण का मान, इसको भाग दे देंगे हम कुल भुजाओं की संख्या से या कोण की संख्या से। अगला फार्मूला यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि याद रखना आपको, पांचवा, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, इसके लिए फार्मूला याद रखोगे आप, n-3 बटे में 2, इससे किसी भी बहुभुज की विकर्ण की संख्या आ जाएगी। जैसे हमें एक षष्ठभुज पता हो कि षष्ठभुज में कितनी विकर्ण होगी, तो यहाँ पे n की जगह पे 6 रखेंगे, 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 3, और बटे में 2 है, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 विकर्ण हो जाएगी इसमें। तो इस तरह से हम किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, या फिर हमें विकर्ण की संख्या दे दे और भुजाओं की संख्या पूछे तो भी हम इसी फार्मूले को लगा के उसका आंसर भी निकाल पाएंगे। ये सब थ्योरी आप कंप्लीट कर लोगे, सारे फार्मूले याद करोगे, तो जो नेक्स्ट क्लास से हम सवाल इसके करने वाले हैं, जो सवाल की एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, उन सभी सवालों का एक साथ कलेक्शन किया हुआ है, सभी को हम करेंगे, तो सब सवाल आप आसानी से समझ पाओगे। फिर छठा फार्मूला याद रखना है, समबाहुभुज के एक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये इसके कितने फार्मूले हो गए हैं, 6 फार्मूले, जो कि आपको बहुभुज के याद रखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये हो गया हमारा 2D का पोर्शन कंप्लीट। अब इसमें आपको एक फार्मूला और याद रखना है षष्ठभुज के क्षेत्रफल का, तो वो और मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालना है समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि उस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम 3D वाला पोर्शन देखेंगे।
कोई एक ऐसा आपको समषष्टभुज दे दे और इसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, तो ध्यान से समझना है इसको। ये हमारे पास क्या है, एक समषष्टभुज। इसका अगर एरिया निकालें तो यहां पे देखो, ये अगर समषष्टभुज है, प्रत्येक भुजा इसकी अगर बराबर है, तो यहां पे जो ये त्रिभुज बनना है ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रत्येक को 6 भाग में बटा है, टोटल योग 360 डिग्री होता है, तो 60-60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये भी 60-60, और तीनों कोण अगर बराबर हो गए तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, तो ये भी है। तो ऐसे ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, वैसे ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज बन गए बराबर बराबर। तो षष्टभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना है आपको, षष्टभुज, समषष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर याद रखोगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में 1 का स्क्वायर, और इसमें गुना कर दोगे बस 6, क्योंकि ऐसे 6 त्रिभुज बनने हैं इसमें, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3D का पोर्शन। अब देखते हैं हम इसके 3D के फार्मूले। 3D में सबसे पहले हम देखेंगे 3 फार्मूले प्रिज्म के और फिर 3 पिरामिड के। प्रिज्म, तो प्रिज्म होता क्या है वो जरूर समझे पहले। एक 3D 3 विमा वाली आकृति होती है। जैसे अगर हम बात करें घन, तो इसको हम प्रिज्म बोल सकते हैं, घनाभ को प्रिज्म बोल सकते हैं। जैसे उसका आधार का क्षेत्र क्या होना चाहिए, ये आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाले जो छत है इसका क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। और इसकी जो फलक हो वो कैसी हो, आयत के जैसी हो। ये जैसे इसकी 6 फलक, आपको 4 फलक दिख रही है, चारों आयताकार है और बेस क्या है, वर्गाकार है। तो नीचे आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल अगर ये इक्वल हो तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रिज्म। तो किसी भी प्रिज्म का हम आयतन जो निकालेंगे, प्रिज्म का आयतन, उसके लिए फार्मूला याद रखना है आपको, प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। आधार जो होगा उस आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, आधार का क्षेत्रफल। अब उसका आधार कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। उसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ऊंचाई से, ये इसकी ऊंचाई होगी इनटू ऊंचाई, तो क्या निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। सेकंड इसका फार्मूला, इसका याद रखना आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रिज्म के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको ध्यान रखना, पार्श्व पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसकी चारों जो फलक है आसपास वाली 4 दीवार, आधार और छत को छोड़ के, तो इसका क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। इसके लिए एक फार्मूला याद निकालोगे, जो रखोगे, जो भी इसका आधार होगा उसका परिमाप, तो आधार का परिमाप इनटू में ऊंचाई। इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित इसका आधार का क्षेत्रफल और जोड़ेंगे और छत का क्षेत्रफल, तो 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार और छत का क्षेत्रफल दोनों सेम होगा। ये फार्मूले, 3 फार्मूले आपको प्रिज्म के बारे में याद रखना है, क्योंकि बाकी जो फार्मूले हम निकालेंगे इनसे ही निकालेंगे। इसके बाद पिरामिड के देखो,
पिरामिड। पिरामिड क्या होता है वो समझो पहले। ये एक पिरामिड है, देखो इसका आधार कुछ भी हो सकता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, परंतु ये जो फलक होगी सब कैसी होगी, त्रिभुजाकार होगी यहाँ पे, और सब एक बिंदु पे जाके मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे पिरामिड। पहले निकालेंगे पिरामिड का आयतन। इसके आयतन का फार्मूला याद रखना है, 1/3 इंटू में आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इससे आयतन निकलेगा। दूसरा फार्मूला याद रखना है पिरामिड का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बटा दो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू में ध्यान रखना ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। नेक्स्ट याद रखना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें प्लस करना है आधार, क्योंकि इसका एक आधार ये बचा हुआ है वक्र पृष्ठ में, बस आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे इसमें, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम इन पर आधारित जो आकृतियां रहेगी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो देखिए, अब देखेंगे हम घन, क्यूब। ये एक घन है, ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, ए नाम देंगे इसको हम। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो ये एक प्रिज्म के आकार का आधार और छत का क्षेत्रफल सेम है, तो इसका आयतन निकालने के लिए हम प्रिज्म का फार्मूला लगाएंगे, क्या था, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो आधार इसका एक वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, और इंटू में ऊंचाई भी इसकी क्या होगी, है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में ऊंचाई ए है इसकी, तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। ये घन का आयतन हो जाएगा। अब निकालेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये देखो वक्र पृष्ठ, अभी हमने जो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था उसी फार्मूले से निकालेंगे। आधार का परिमाप लेना है, तो आधार का परिमाप क्या होगा, 4a, वर्गाकार है, चारों भुजाएं बराबर होगी, और ऊंचाई का गुना करेंगे इंटू a का, तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर। वैसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या याद रखोगे, वही आधार वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 4a स्क्वायर, इसमें हम प्लस करेंगे आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना, क्योंकि जितना आधार का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का, तो 2a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। और अब बात करें हम इसके विकर्ण की लंबाई की, तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये होगी इसकी विकर्ण, डायगोनल, और यहाँ पे ये वर्ग की विकर्ण होगी नीचे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हमें पता है, वर्ग की विकर्ण a√2 होती है, और ये a है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको d नाम दे देते हैं, d का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो 2 और a का स्क्वायर, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। इधर से इसको हटाएंगे, इधर क्या लगेगी करनी, 3a का स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा a√3, तो क्या आ जाएगा इसका मान, विकर्ण की लंबाई का, घन के विकर्ण की लंबाई
लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, a√3। ठीक है, ये 4 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद ही रखने हैं। घन का आयतन a का क्यूब, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, a√3। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना है आपको कि अगर हम किसी घन के अंदर, ये घन है, इस घन के अंदर अगर हम क्या रख दें, एक गोला रख दें, घन के अंदर जो इसकी चारों फलक को स्पर्श करता हो, ऐसा अगर एक गोला इसके अंदर रख दे, तो इस गोले की अगर हम रेडियस की बात करें, त्रिज्या की, तो क्या हो जाएगी, वो इस घन की भुजा की आधी हो जाएगी। घन की भुजा अगर a है तो इस गोले की रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। और वैसे ही अगर गोले के अंदर घन को रख दें, ये एक गोला है स्फेयर, इसके अंदर अगर हम क्या रख दें, क्यूब, ये क्यूब हमने इसके अंदर रख दिया है एक, ठीक है, पर ध्यान रखना है इसको स्पर्श करेगा तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर अगर हम घन रखें ये, तो इसकी जो रेडियस होगी ये घन के विकर्ण की आधी होगी। इस गोले की जो रेडियस होगी घन के विकर्ण की आधी होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर गोला घन के अंदर है तो घन की भुजा की आधी उसकी त्रिज्या होगी, और अगर घन गोले के अंदर है तो गोले की त्रिज्या घन के विकर्ण की आधी होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको घन के बारे में याद रखना है। अब देखेंगे हम घनाभ, क्यूबॉइड, घनाभ। तो इसमें क्या है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये अलग अलग रहेगी। ये क्या हो गया, एक घनाभ हो गया। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट रहेगी। अब इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन की अगर हम बात करें तो आधार का क्षेत्रफल, आधार एक आयताकार होगा इसका, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊंचाई का, हाइट का, तो ये क्या आ जाएगा, आयतन, क्योंकि ये भी एक प्रिज्म के आकार का है। आधार इसका एक क्या है, आयत है, और चारों फलक आयताकार ही है इसकी। तो क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसका क्या हो जाएगा, आयतन। प्रिज्म के क्षेत्रफल, उससे आयतन से इसका फार्मूला निकाला हमने, आधार का क्षेत्रफल और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया ऊंचाई का। अब इसका अगर हम वक्र पृष्ठ निकालें, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी अगर बात करें तो देखो, आधार का तो परिमाप लेंगे, तो आधार आयत के आकार का है, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ऊंचाई, तो क्या आ जाएगा, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हमने प्रिज्म वाले फार्मूले से ही निकाला है, क्योंकि प्रिज्म का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, तो इसका आधार का परिमाप निकाल दिया ये और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया उसकी ऊंचाई से, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। और अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें हम, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम क्या प्लस कर देंगे, वही प्रिज्म वाले फार्मूला से, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू में एच हाइट, इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे आधार का क्षेत्रफल का डबल, 2 गुना, क्योंकि छत का क्षेत्रफल भी वही इसके बराबर भी होगा। ये आधार का क्षेत्रफल है, इसमें ये छत का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसका निकाल के उसमें 2 गुना कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 का। इसको सोल्व अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका h का गुना भी अंदर का होगा और इधर से 2 का भी, तो 2l इंटू एच प्लस 2b इंटू एच प्लस 2l इंटू बी।
अब इसमें से 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं और इसको व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं ताकि ये फार्मूला देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, 2 कॉमन ले रहे हैं हम, तो अंदर बचेगा L इंटू बी, ये पहले लिख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये फार्मूला हो जाएगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब अगर हम बात करें इसके विकर्ण की लंबाई की, तो विकर्ण कौन सी होगी, ये बड़े से बड़े बांस की लंबाई इसके अंदर जो रखा जा सकता है ये वाली। यहाँ पे भी एक ये इसकी विकर्ण होगी आधार की, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो डायरेक्ट इसका हम फार्मूला लिखते हैं। विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, पिछला जैसे हमने घन का निकाला था वैसे आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो अंडर रूट में L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस H का वर्ग, ये फार्मूला याद रखना है। अब ध्यान रखना, अगर किसी घनाभ के अंदर गोले को रखें, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कोई सा घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसके अंदर ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर अगर हम एक स्फेयर को रखें, ये स्फेयर अगर रखें, तो ये इसकी जो रेडियस होगी ये डिपेंडेबल होगी। डिपेंड किस पे करेगी, ये इसकी अगर लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये अगर इसकी हाइट है, तो जो विमा सबसे कम होगी, है ना, सबसे छोटी विमा की आधी इसकी त्रिज्या होगी। इसकी जो रेडियस होगी, गोले की त्रिज्या जो होगी यहाँ पे, गोले की त्रिज्या, अब इसकी जो 3 विमा है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इनमें जो सबसे छोटी विमा होगी उसकी आधी इसकी त्रिज्या होगी। सबसे छोटी विमा का आधा करना है आपको, तो क्या आ जाएगी इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, घनाभ। अब देखते हैं हम बेलन, सिलेंडर। समझो बेलन के बारे में, क्या होता है बेलन। ये एक बेलन है, ये इसकी होगी हाइट और यहां तक होगी इसकी क्या, रेडियस, तो इसको हाइट बोलेंगे हम। ये त्रिज्या होगी इसकी। तो इसके आयतन का फार्मूला कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल। तो आधार वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी एक प्रिज्म के जैसे ही आधार और छत का क्षेत्रफल समान है। तो वृत्त, आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट का, ऊंचाई का, तो ये इसका आयतन आ गया। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकालेंगे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसमें इसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्लस कर देंगे क्या, आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच, इसमें प्लस कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना आधार के क्षेत्रफल का। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम क्या, 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एच प्लस आर। ये फार्मूला हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम खोखले बेलन के बारे में। खोखला बेलन क्या होता है, खोखला बेलन या छड़ी का आयतन वगैरह हमसे पूछे तो उसमें खोखला बेलन, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं इसको। तो ये एक बेलन लेंगे इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, एक खोखला बेलन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 रेडियस होगी डबल। अंदर वाले की त्रिज्या हम अगर क्या ले लें, R1 स्मॉल r1, या फिर बाहर वाले की त्रिज्या को क्या ले लेते हैं हम, R1, और अंदर वाले की त्रिज्या क्या ले लेते हैं, R2, ठीक है। और जो ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई दोनों की सेम रहनी है, ये ऊंचाई क्या रहेगी इसकी, h,
तो इसके जो आयतन, खोखले बेलन का जो हम आयतन निकालेंगे वो क्या आएगा। इसको अलग से बना लेते हैं हम, ठीक से बनने में नहीं आया है। खोखला बेलन दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसके बाहर इसकी जो मोटाई दे देंगे, जैसे छड़ी है, छड़ी की मोटाई हो जाएगी ये होगा खोखला बेलन। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या को हम क्या, बाहरी त्रिज्या को R1 ले लेते हैं और आंतरिक त्रिज्या को क्या ले लेते हैं, R2। तो इसका जो और ऊंचाई क्या ले लेते हैं इसकी, h। तो इसका आयतन क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन। तो ध्यान रखना ये बराबर है रेडियस यहाँ भी और यहाँ भी, वो ऊपर नीचे इसमें हो गया होगा छोटा बड़ा, इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आयतन का फार्मूला होगा इसके खोखले बेलन का आयतन, बाहर वाले बेलन के आयतन में से, बड़े बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटाना है छोटे बेलन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू में h माइनस पाई R2 का स्क्वायर इंटू में h। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई h तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला हो जाएगा। और इसके अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्या आ जाएगा, टू पाई, दोनों त्रिज्याएं क्या हो जाएगी इसकी, प्लस हो जाएगी, R1 प्लस R2। ये वाला जो है फार्मूला हमारे पास कौन सा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल वाला, ये इसमें 2 पाई R1 प्लस R2 और इनटू में क्या कर देंगे h। तो इससे क्या आ जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले इसका हम, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वक्र पृष्ठ का तो लेंगे क्षेत्रफल 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू में h, और इसमें ऐड कर देंगे ये वाला क्षेत्रफल जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये वाला भाग, और इसका 2 गुना। तो ये कैसे निकालेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ये घटाएंगे और इसका 2 गुना करना है पूरे का, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा। ये इस तरह से। अब इसको अगर हम सोल्व कर लें तो यहाँ पे चाहो तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा और पाई कॉमन आ जाएगा 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पूरा बाहर रख सकते हो। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 और इनटू में क्या, ये बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो h, और यहाँ बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल को मतलब इस फार्मूले को निकाल सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट बेलन, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वैसे ही हमने खोखले बेलन का कर लिया। अब देखते हैं हम कोन, शंकु। शंकु, कोन क्या होता है, पहले इसकी आकृति को समझते हैं। यह है कोन, ये रहेगी इसकी रेडियस, त्रिज्या, और ये रहेगी इसकी मेन हाइट, ऊंचाई, और ये रहेगी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से दर्शाएंगे। ठीक है, तो निकालेंगे पहले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु के आयतन का फार्मूला होगा, इसको हम निकालेंगे पिरामिड जैसे, है ना। तो पिरामिड में क्या होता है, उसका आयतन 1/3, फिर आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, और इनटू में ऊंचाई कर देंगे इसकी मेन ऊंचाई जो है हाइट h। तो ये इसके आयतन का फार्मूला हो जाएगा। अब निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही पिरामिड जैसे निकालेंगे। पिरामिड का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या होगा यहाँ पे 2 पाई r, और इंटू में इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है l। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई r l। ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल प्लस होगा इसके, तो पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त एक पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम पाई आर, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर। ये फार्मूला हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। अब देखते हैं शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन। शंकु का छिन्नक क्या होता है, ये ध्यान से समझें आप। शंकु को अगर हम बीच में से काट दें ऊपर से, तो वो बन जाता है शंकु का छिन्नक, ये वाली आकृति। ये क्या है, शंकु का छिन्नक। तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस इसको r1 नाम दे देते हैं हम, इसको r2 नाम दे देते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएंगी। और ये कहलाएगी स्लैंट हाइट ही, और ये इसकी मेन ऊंचाई रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला। शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला होगा कितना, 1/3 याद रखना है ये, इंटू में पाई एच ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और r1 इंटू r2, ये फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पाई आर, वो ये वाला फार्मूला से निकालेंगे, ये पाई आर एल है, तो इसमें दोनों त्रिज्याएं जुड़ जाएगी बस, पाई r1 प्लस r2 इंटू में क्या है l। और वैसे ही इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके लिए आपको याद रखना है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्लस करेंगे, पाई r1 प्लस r2 इंटू में l। इसमें क्या कर देंगे, दोनों जो ये वाला क्षेत्रफल अलग होगा और ये भी अलग होगा, तो दोनों सिरों के क्षेत्रफल को प्लस करना पड़ेगा। तो एक तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस होगा और एक पाई r2 का स्क्वायर प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चाहो तो इसमें से पाई कॉमन ले सकते हो आप, तो अंदर बचेगा r1 प्लस r2 और इंटू में क्या है ये l, प्लस यहाँ क्या बचेगा r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमारे पास बचा है लास्ट स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, गोला और खोखला गोला, तो वो भी समझ लेते हैं और ख़त्म करते हैं टॉपिक। हमने एक ही क्लास में पूरे फार्मूले मेंसुरेशन के समझे हैं कंप्लीट। तो क्या पढ़ेंगे गोले के बारे में, ये है एक गोला, फुटबॉल जिसको स्फेयर बोलते हैं, स्फेयर। देखते हैं ये इसकी रहेगी क्या, रेडियस। पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको याद रखना है। और एक इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके लिए याद रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब देखते हैं हम खोखला गोला।
खोखला गोला, होलो स्फेयर बोलते हैं। तो समझो इसको क्या होता है, खोखला गोला, ये गोला, इसके बाहर फिर एक और गोला होगा जिसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, खोखला गोला है। तो अंदर वाले गोले की त्रिज्या अलग होगी, इसकी रेडियस हम क्या ले लेते हैं R2, और बाहर वाले की क्या ले लेते हैं रेडियस R1, ठीक है। तो अब खोखले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे हम, समझना ध्यान से। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, येलो कलर। खोखले गोले का आयतन, इसका फार्मूला होगा, बड़े वाले गोले जो है बाहर वाला, उसके आयतन में से अंदर वाले गोले के आयतन को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस अंदर वाले का घटाएंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब, इसमें से कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा इसका आयतन का फार्मूला। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है खोखले गोले के आयतन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होगा 4πr²। अब देखते हैं हम अर्धगोला, हेमीस्फेयर। यह है हमारे पास हेमीस्फेयर, गोले का आधा कटोरा। यह हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन देखते हैं, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, क्या होगा इसका फार्मूला, वो 4/3 πr³ था तो उसका आधा कर देंगे 2/3 πr³। अब अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी याद रखना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे 4πr² का 2πr²। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, इसमें आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे ये इस वाले वक्र पृष्ठ में, तो क्या हो जाएगा 3πr²। आधार वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 3πr²। तो ये आज की क्लास में हमने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के कंप्लीट फार्मूले समझे हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी इसके फार्मूले कंप्लीट पढ़ सके और याद कर सके। और नेक्स्ट क्लास से मैं इसके आपको सवाल करवाने वाला हूँ, और सारे सवाल वही रहेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और उससे बाहर फिर कुछ नहीं जाना है। अगर आप, मैं टोटल इसके 2D और 3D के मिला के 250 क्वेश्चन इसी में करवाने वाला हूँ, इसी सीरीज में। तो आपको कंप्लीट देखना है प्रत्येक वीडियो, ताकि मेंसुरेशन के आप जिस भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे क्वेश्चन आपके बने। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।